नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली यूपीआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से खास प्रश्न हैं और उनसे जुड़ी क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नीदरलैंड के रोटरडैम में किया गया। इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो सबसे पहली बात तो आयोजन की करनी है, इसका आयोजन दरअसल हुआ कहाँ था। तो देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और करंट अफेयर के हिसाब से मतलब 2024 में आयोजित हुआ था 26वां संस्करण विश्व ऊर्जा कांग्रेस का। 22 से 25 अप्रैल 2024 में इसका आयोजन हुआ था और आयोजन क्या नीदरलैंड के रोटरडैम में हुआ था। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, हुआ था। पर क्या इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो देखिए यहाँ मामला जो है वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री नहीं गए थे। हालांकि लगता है कि ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा की बात हो रही है तो ठीक हो सकता है मामला, लेकिन जो विद्युत सचिव थे और जो अतिरिक्त विद्युत सचिव थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा देखते हैं कि हम ओएनजीसी, एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, इन सब के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा हमारे लिए? डी बनेगा। कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बौद्ध संगीति और अध्यक्ष। चारों बौद्ध संगीतियां दे रखी हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अध्यक्ष के बारे में कह रहा है उपाली, सबकमीर, मोगली पुत्तसी और वासुमित्र। ठीक है, कह रहा है कि भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गड़बड़ होगा कोई सा। ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगिरी में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष ना, मतलब सभी लोग को मोस्ट ऑफ याद रहते हैं, महाकश्यप थे इसके अंदर। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये उपाली लिख रहा है और यही हमारे लिए सही है, क्योंकि उपाली जो है वो कहीं पे आपको मिलेगा भी नहीं। उपाली कहीं से कहीं चारों बौद्ध संगति में नहीं है। पहली बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, इसमें शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगति के अंदर अध्यक्ष थे साबकमीर, ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो बात जो है वो कुछ इस प्रकार से ही चलती है। तो बाकी सब ठीक है और सही नहीं है, केवल ए ही सही नहीं है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे सभी बौद्ध संगीतियां दी हुई है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को मिल ही जाएगी। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, हमसे ये पूछा गया। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, इसमें देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म के समान इसमें भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। यह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। ठीक है, तो क्या 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे? तो जब हम लोग श्वेतांबर परंपरा को समझते हैं तो वो यही कहते हैं कि हाँ, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। तो ये बात ठीक हो गई। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, बिल्कुल किया गया। देवताओं को स्वीकार करते थे, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग चीजें चलाया करते थे। काफी चीजें सिमिलर थी हिंदू धर्म के हिसाब से। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं, क्या इन्होंने भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की? बौद्ध धर्म जो था वो तो निंदा करता था प्रॉपरली कि नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या इन्होंने किया? इन्होंने नहीं की। जैन में नहीं हुई थी। काफी सारे तत्व हिंदुओं के समान ही थे और बस थोड़ा सा कठोर नियम थे, बट वर्ण व्यवस्था को ये भी स्वीकार किया करते, मतलब उस पर इनका रुख जो था वो ऐसा नहीं था कि विरोध करना है। ठीक है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास बिल्कुल किया करते थे। तो ए, बी और डी सही है, गलत जो है वो सी है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी आएगा। तो प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दो सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ संप्रदाय और दूसरी तरफ इष्ट देव या फिर संस्थापक दे रखे हैं, और पूछ रहा है हमसे कि आपको ये बताना है कि कितना या कितने सही सुमेलित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो वामन पुराण है वो बताती है शैव संप्रदायों के बारे में कि 4 प्रकार के होते हैं, शैव, पाशुपत, कापालिक और लिंगायत। अब सब के अंदर जो इष्ट देवता हैं और संस्थापक जो है उनकी बातें अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि शैव संप्रदाय, क्या इसके इष्ट देव या संस्थापक शिव थे? तो शैव है, ठीक है। तो शैव संप्रदाय के अंदर जो कर्ता की भूमिका निभाते हैं वो शिव ही निभाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है और सही सुमेलित हो रखा है। क्या पाशुपत के अंदर भैरव या तो इष्ट देव हैं या संस्थापक है? तो देखिए, पाशुपत जो है ये भी शैव मत है और शैव मत में ये सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। इसकी जो स्थापना थी वो की थी लिकुलिश या फिर नकुलिश ने। ठीक है, तो लिकुलिश या नकुलिश, लिकुलिश यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। अगर बात करें देवता की, ठीक है, इष्ट देव भी देख लेते हैं, संस्थापक और इष्ट देव दोनों ही देखने पड़ेंगे। तो लिकुलिश था, संस्थापक तो नहीं रहे। ठीक है, क्या भैरव की पूजा होती थी या भैरव इष्ट देव थे इसके अंदर? तो यहाँ पर मामला जो है वो भी गलत है, क्योंकि पशुपति के रूप में शिव की उपासना यहाँ पर की जाती थी।
ठीक है, तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट पूरा ही हमारा गलत हो गया। अब अगली बात जो होती है वो होती है कापालिक की, ठीक है। अब कापालिक जो है वो भी एक शैव मत ही है, पर किसको मानते हैं इष्ट देव? तो ये लोग मानते थे भैरव को इष्ट देव, ठीक है। क्लियर है बात सारी? तो भैरव यहाँ पर होने चाहिए और भैरव का ही एक नाम जो है कापालिक है। तो शिव का ही रूप है भैरव, कपालिक के रूप में बस उनकी पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर भी मामला गलत हो गया। क्या लिंगायत के अंदर अल्ल प्रभु इष्ट देव हैं या फिर वो संस्थापक हैं? तो देखिए यहाँ पर बात क्लियर रखिएगा कि वसप पुराण बताती है हमें कि जो लिंगायत संप्रदाय है उसके अंदर अल्ल प्रभु और उनके शिष्य वसप का उल्लेख मिलता है उनके प्रवर्तक के रूप में। तो यहाँ पर बात बिल्कुल ठीक है। तो 2 सही सुमेलित है और 2 गलत है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? डी हो जाएगा। क्लियर है बात सारी? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके जो एक हमारा अगला प्रश्न है उस अगले प्रश्न पे एक बार नजर डालते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 2 सूचियों के बारे में और 2 सूचियों में कह रहा है एक तरफ अभिलेख दे रहे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रहे हैं और सही सुमेलित कीजिए आप इनको। तो अभिलेखों में है ग्वालियर, एटा, सागर और सौराष्ट्र। स्थान में है विल्सर, तुमेन, जूनागढ़ और एरन अभिलेख, ठीक है। तो 4 अभिलेख हम यहाँ पर दे रखे हैं। हालांकि ये जो मामला है ना थोड़ा सा उलट पलट हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरबड़ हुई, क्योंकि अभिलेख जो है वो सारे ये है और जो स्थान है वो सारे स्थान इधर आ रखे हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैच करते हैं। जैसे कि ए दे रखा है हमारे लिए विल्सर अभिलेख। तो विल्सर अभिलेख कहाँ है? ग्वालियर, एटा, सागर या फिर सौराष्ट्र? कहाँ है विल्सर अभिलेख? तो विल्सर अभिलेख है उत्तर प्रदेश के एटा में, यानी कि ए के लिए क्या रहेगा? ए के लिए रहेगा 2, ठीक है। दूसरा है तुमेन अभिलेख। तो तुमेन अभिलेख का स्थान क्या है? ग्वालियर, एटा, सागर या सौराष्ट्र? तो तुमेन अभिलेख का स्थान है ग्वालियर, यानी कि रहेगा यहाँ पर 1। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? नाम से मुझे लगता है आप लोग पता लगा लेंगे, बहुत ईजी है ना। तो कहाँ जाएगा? सौराष्ट्र में जाएगा, गुजरात में जाएगा। जूनागढ़ अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है आज के समय में भी, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पर? सी के लिए 4 और यहाँ पर आ जाएगा एरन अभिलेख यानी कि सागर, ठीक है। तो उसके लिए मध्य प्रदेश का सागर जिला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 आंसर है। देखते हैं क्या एक एक करके निकल सकता है। जैसे कि जहां पर ए के लिए 2 दे रखा होगा वो आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर 1 है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 2 है ये हो सकता है और यहाँ पर भी 2 है ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुमेन अभिलेख के लिए कहां पर दे रखा है 1। तो यहाँ पर भी बी के लिए 1 है और यहाँ भी बी के लिए 1 है, यानी कॉम्पिटिशन जारी है। पर अब फाइनल हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि सी के लिए जहां 4 है वही आंसर है। सी के लिए 4 यहाँ है और यही हम लोग का आंसर है। तो सी ही हम लोग का यहाँ पर आंसर बन जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उपरिक्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अब हमें यहाँ पर यह बताना है। क्या वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? वह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी था? नगर का प्रधान अधिकारी होता था? या प्रांत भुक्ति के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था? तो क्या हुआ करता था? उपरिक्त। तो देखिए भुक्ति के शासन को उपरिक्त कहा जाता था, यह बात ध्यान रखिएगा। तो भुक्ति का जो शासक था वो था उपरिक्त, ठीक है। तो कहां पर बात हो रही है? भुक्ति, यानी कि भुक्ति मतलब प्रांत, और इसका जो प्रधान यानी कि जो उसका शासक होगा वो उपरिक्त कहलाएगा। तो यानी कि प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा हमारे लिए? यहाँ पर डी बन जाएगा। क्लियर है बात सारी? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है पद और संबंधों के बारे में। एक तरफ पद दे दिया और पूछ रहा कि बताइए कि कौन सा पद उसके लिए सही है। तो एक तरफ है अरसर, वल्लाल, सार्थवा और उद्रंग। संबंध दे रखे हैं शासक वर्ग, धनी किसान, व्यवसायों का प्रधान और भूमिकर, ठीक है। तो क्या अरसर जो पद था, अरसर पद शासक वर्ग के लिए इस्तेमाल होता था? ठीक, बात तो ये सही है, हुआ करता था। वल्लाल धनी किसान होते थे, तो ये वाली बात भी ठीक है। दरअसल ये चौथा वर्ग हुआ करता था, बट फिर भी वल्लाल धनी किसान के रूप में जाने जाते थे। क्या व्यवसायियों का प्रधान जो था उसको सार्थवाह कहते थे? बात तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर भी। और भूमिकर का मतलब भूमिकर को उद्रंग या उद्रंग कहा जाता था। तो हाँ, उद्रंग या भागकर कहा जाता था। और सारी की सारी स्थिति हम लोग देखते हैं कि चौल पांडे शासकों के तहत चला करती थी, ठीक है। वल्लाल धनी किसान, ठीक है। वहीं हम लोग देखते हैं कि शासक वर्गों के लिए अरसर, व्यवसायियों का प्रधान सार्थवा और भूमिकर उद्रंग हुआ करता था। सभी बातें क्लियर हैं आप लोग को? कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, तो चारों ही सही हैं। अब जब चारों ही सही है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न का कहना है कि भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है और इसका गर्भगृह वर्गाकार है। तो देखिए भीतर गांव का जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है या नहीं, पहले तो बताना है। क्या सही है गलत है? तो बात सही है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ही पहला स्टेटमेंट ठीक है। क्या इसका गर्भगृह वर्गाकार है? तो देखिए इसका जो गर्भगृह है वो वास्तव में वर्गाकार ही है, तो ये वाली बात भी सही है। इसके बारे में हम जानते हो, पता चलता है कि हाँ, मंदिरों का निर्माण ईंटों से किया गया है, मंदिर वर्गाकार चबूतरे पे बना है, गर्भगृह वर्गाकार है, गर्भगृह के सामने मंडप भी बना हुआ है। तो ये इसकी कुछ खास विशेषताएं जो हमें पढ़ने को जनरली मिलती रहती है। तो सब कुछ ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ के अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू मुस्लिम पृथकता को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया? सैयद अहमद खां,
मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए, दरअसल इन चारों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता को ही समर्थन दिया करते थे, लेकिन बाद में 1920 के दशक में वो यूरोप चले गए। जब यूरोप पहुंचे तो वहां पे उन्होंने समझा पैन इस्लामिज्म के बारे में, मतलब इस्लाम के प्रसार के बारे में। तो इसी वजह से देखते हैं कि 1930 में उन्होंने पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत को सबके सामने प्रस्तुत किया और कहा कि भाई नहीं, हिंदू अलग जगह रहेंगे, मुस्लिम अलग जगह रहेंगे। और वो कौन थे? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, यानी कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कुप्रथा और उसको समाप्त करता। तो ठगी प्रथा किसने समाप्त की? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, शिशुवध किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन दे रखा है। नरबली लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और दास प्रथा के लिए लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर, बताइए कि किसने को खत्म किया? तो क्या ठगी प्रथा विलियम बेंटिक ने समाप्त की? बात तो ठीक है। क्या शिशुवध लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था? तो यहाँ पर मामला जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो है सर जॉन शॉर और लॉर्ड वेलेस्ली। बाकी दोनों ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? वी रहेगा। ठीक, क्लियर है बात सारी? चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी की बातें होंगी आने वाली क्लासेस में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।